हम डायरेक्ट सीएम मटेरियल बन के उतरे हैं। 1932 एक भावना है, जनभावना है और खतियान के आधार पर एक मजबूत सशक्त सुदृढ़ स्थानीय नीति की मांग आज भी वो गूंजेगी सदन में मेरे माध्यम से। दिल्ली के भाषणों को अगर झारखंड में देंगे तो नहीं चलेगा। जिस दिन जेएमएम और कांग्रेस अलग हो जाएगी, बताइए कौन उनको वोट करेगा। मैंने हेलीकॉप्टर के ऑफर को ठुकराया, मैंने गठबंधन के ऑफर को ठुकराया, मैंने डिप्टी सीएम के पोस्ट तक को ठुकराया। महज आजसू को विकल्प के रूप में दिखा नहीं, देखिए हमें लगता है कि हम लोग का स्तर बाकी से हटके है। चूँकि जिस समय राजनीति में मेरा उदय हुआ है, पूरे राज्य के चर्चित चेहरे के रूप में उदय हुआ है। आजसू के सुप्रीमो विधायक बन के आए थे, हम डायरेक्ट सीएम मटेरियल बन के उतरे हैं। ठीक है, बने ना बने वो अलग विषय है, लेकिन राज्यवासियों की मानसिकता में, उनकी सोच में हम एक राज्य का चेहरा बन के सामने आए हैं। तो इसलिए हमारी और उस दल की तुलना बिल्कुल भी नहीं की जा सकती। तो मिला के देखा जाए कोसों दूर दोनों की दूरी। हाँ बिल्कुल, कोसों दूर है। वो आज से 35-40 साल पूर्व की पार्टी है और उस पार्टी का अपना एक दौर रहा था। ये नया दौर है और हम लोग नए दौर की पार्टी हैं, नए तरीके की पार्टी हैं, नए सोच के साथ काम करना पसंद करते हैं, तो काफ़ी अंतर है। निरंतर आप पिछले 3 साल से घर छोड़े। मेरे जो नॉलेज में जो है करीब जी सत्य है। 3 साल से आप घर छोड़े, सत्ता के साथ निरंतर सवाल करते रहे। सवाल करने के बाद संघर्ष किया, आंदोलन किया, आंदोलन के बाद आपने पार्टी खड़ा किया और एक रणनीति के तहत आप पार्टी बनाने के बाद पूरे राज्य में आप 71 सीट के लोग को खड़ा करते। तो वैसे में आप अपने आप को कहाँ खड़ा महसूस कर रहे हैं और आगे की आपकी रणनीति क्या? देखिए आगे की रणनीति है कि अब यहाँ से जो जनादेश मिला है उसको सम्मान करते हुए जो हम लोग का सदन में उपस्थिति एक ही सीट से हुई है, सदन में पूरे राज्य के मुद्दों को रखा जाएगा। जब जब सदन में अवसर मिलेगा उस अवसर में हमेशा राज्य के ज्वलंत मुद्दे ही गूंजेंगे और बाकी जो हमारा संगठन के साथी जो सदन के बाहर हैं उन्हें एक संदेश निर्देश दिया जाएगा कि तब तक वो पूरे राज्य के 24 जिलों में सांगठनिक ढांचे को मजबूती से तैयार करेंगे। सभी वर्ग के लोगों के बीच बैठकर एक नए जनसैलाब एकत्रित करने की तैयारी करेंगे। आंदोलन आज भी जारी रहेगा, बाहर के लोग बाहर के नहीं, आंदोलन तो जारी रहेगा, ऐसा नहीं, सदन में भी आंदोलन होगा। सदन में ही कभी हड़ताल पे, कभी धरने पे, कभी उपवास पे बैठेंगे सरकार को मनवाने के लिए। गांधी का देश है और गांधी अक्सर कुछ खाए पिए बिना बैठ जाते थे धरने पर। तो सदन में गए हैं बेशक है, लेकिन सरकार को मनवाने के लिए उस तरह के कार्य हम सदन के अंदर भी करने से बाध्य नहीं होंगे। चुनाव आयोग एक चिट्ठी जारी किया है, उसमें कितना सत्य है वो आप बता सकते हैं? जी पूछिए। कि विदेशी फंडिंग भी आपके पास आया और अन्य स्रोत से भी पैसे आपके पास आ रहे थे जो आपको चुनाव में आर्थिक मदद कर रहे हैं। नहीं देखिए, विदेशी फंडिंग नहीं कह सकते हैं, वो विदेशी में जो हमारे दोस्त हैं। शायद आपको स्पष्टीकरण भी जारी किया गया है, क्या आप स्पष्टीकरण देंगे? नहीं, स्पष्टीकरण नहीं मांगा गया है, वो जांच के लिए कहा गया है। तो अगर जांच के लिए आएगा तो हम जवाब जरूर देंगे। और ये विधानसभा के चुनाव में नहीं, लोकसभा में भी आया था। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे हमारा अकाउंट ओपन हुआ, अकाउंट को ओपन होने के बाद हम लोग फेसबुक में अपडेट कर दिए कि भाई हम लोग काफ़ी निर्धन है, हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, सहयोग की अपेक्षा है। तब वहाँ सहयोग कोई भी तो कर सकता है, वो आउट ऑफ स्टेट से भी कर सकता है, आउट ऑफ कंट्री से भी कर सकता है। और ऐसा नहीं, हम लोग तो फेसबुक में भी अपलोड कर दिए कि हमें कुवैत से 18,000 आया है कि 50,000 आया है। तो जो मजदूर, प्रवासी मजदूर भाई लोग जो बाहर में रहते हैं विदेशों में, वे लोग चंदा कलेक्ट करके अपना जो ऑनलाइन पेमेंट का तरीका है उसके माध्यम से भेजे हैं, ये सत्य है। लेकिन विदेशी फंडिंग नकारात्मक दृष्टिकोण से अगर कोई देख रहा है, सोच रहा है, तो वो गलत है। 1932 का सवाल आज भी खड़ा है, 27% का आरक्षण आज भी आपका? हाँ बिल्कुल, आज भी, चूंकि 1932 एक भावना है, जनभावना है और खतियान के आधार पर एक मजबूत सशक्त सुदृढ़ स्थानीय नीति की मांग आज भी वो गूंजेगी सदन में मेरे माध्यम से। और बिल्कुल पिछड़ा वर्ग इस राज्य की रीढ़ है। बेशक इस राज्य को आदिवासी राज्य के रूप में पहचान मिला है, जो ठीक है, हम भी उसका समर्थन करते हैं। लेकिन इस राज्य में 40% से ज़्यादा, अगर माइनॉरिटी को भी अगर छोड़ दें तो 40% से ज़्यादा, और माइनॉरिटी को फिर ऐड कर लें तो 54 से 55% बैकवर्ड्स आते हैं। तो उनके बारे में भी सोचना चाहिए सरकार को। और 27% उनका जो आरक्षण है वो बिल्कुल मेरी मुखर होकर इस बात रखूँगा। आपके नज़र में एनडीए का हार का सबसे बड़ा वजह क्या है? एनडीए की हार का सबसे बड़ा कारण वे स्वयं है। स्वयं इसलिए है कि एनडीए एक ऐसी राजनीतिक दल है और दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक दल इसलिए भी है कि मामूली बात को वो कैच करती है। आज हेमंत बिश्व शर्मा जब आए प्रभारी, सह प्रभारी बन के, तो बिल्कुल उन्होंने बहुत बेहतर कार्य किया एनडीए के लिए।
हम भी सुन रहे थे, हमारे दोस्त बता रहे थे कि कोई पंचायत अध्यक्ष भी अगर रूठ गया था तो उसको मनाने के लिए आता था, कोई प्रखंड अध्यक्ष रूठ गया था तो हेमंत बिस्वा सीधे उनको मनाने के लिए आते थे। निरंजन राय को हेलीकॉप्टर में उठा के ले गए, लेकिन उनको जब एक पंचायत अध्यक्ष का रूठना दिखा तो 1932 का खतियान क्यों नहीं दिखा? झारखंड के युवाओं की नाराजगी क्यों नहीं दिखी? विस्थापित पलायन हो रहे युवाओं का दर्द क्यों नहीं दिखा? सरना धर्म कोड की मांग क्यों नहीं दिखी? कुर्मियों का रेल टेका आंदोलन क्यों नहीं दिखा? यहाँ उन्होंने या तो नजरअंदाज कर गए, या तो उन्हें लगा कि हिंदुइज्म का कार्ड को यहाँ भी खेल जाएंगे। तो एनडीए को जानना चाहिए कि झारखंड एक कल्चरल स्टेट है, ये रिलीजियस स्टेट नहीं है। ये जंगल, जमीन, झाड़, पहाड़, पर्वत, नदी, नाला, सरई का पेड़, ये पलाश का फूल, ये एक कल्चरल स्टेट है। इसकी आइडेंटिटी मांदर की थाप में है। तो यहाँ से वो जो अपना हिंदुत्व को लेके आते हैं, देखिए हिंदुत्व हर एक धर्म का हम सम्मान करते हैं, लेकिन चुनावी एजेंडा उनको यहाँ इस विषय को नहीं बनाना चाहिए था। यहाँ उनको विस्थापन को बनाना चाहिए था, उजड़ रहे झारखंड को बनाना चाहिए था, खतियान को बनाना चाहिए था, और सरना धर्म कोड की जो मांग है, कुर्मियों का जो रेल टेका आंदोलन है, इन विषय को उनको मुद्दा बनाना चाहिए था। तो शायद वो बेहतर अपने आप को कर सकते हैं। तो अगर वो चुनाव में बुरी तरह पीटे हैं तो कारण वो स्वयं है। वो दिल्ली के भाषणों को अगर झारखंड में देंगे तो नहीं चलेगा। झारखंड विविधता से परिपूर्ण राज्य है, इसका व्यवहार अलग है। पिछले 3 साल से जिससे आप निरंतर लड़ते रहे, सवाल करते रहे, आपका एक ही सवाल लोगों से भी आप कर रहे किए कि जो सत्ता में रहेंगे उन्हीं से सवाल करें, जो सत्ता में नहीं उनसे क्यों सवाल करें। बिल्कुल। हेमंत की वापसी का एक बड़ा कारण, आपका सवाल हमेशा निरंतर उनसे होता रहा, लेकिन एक सबसे बड़ा कारण क्या है जो, और एक बेहतर काम की, कौन सा बेहतर काम किए कि इतना पूर्ण बहुमत की सरकार के साथ वापस? देखिए, बेहतर काम और नहीं किए, लेकिन ये जो मैया सम्मान योजना, कह सकते हैं कि आम व्यक्ति को, इसके लिए एक आपको हिटलर की एक कहानी, चूंकि समय थोड़ा सा लेंगे। हिटलर एक बार सदन में आए थे और उन्होंने एक मुर्गा को लेकर आए थे, और उस मुर्गे को सदन में जितने भी उनके कह सकते हैं विधायक या सांसद जैसे हमारे बैठते हैं, उनके सामने एक एक पंख को नोच डाला, और पंख को नोचने के बाद मुर्गे को कुछ दूरी पर फेंक दिया, और उसके सामने एक एक दाना डालते गए, मुर्गा उठ के पांव पे आकर बैठ गया। तो हिटलर ने कहा कि लोकतांत्रिक देश में जनता के साथ यही करना चाहिए सत्ता में बने रहने के लिए। 5 साल इनके पंखों को नोचिए और अंतिम समय कुछ दाना डाल दीजिए ताकि ये चरणों में आपके आ जाएगा। उसी प्रकार उन्होंने मैया सम्मान योजना, चूंकि आर्थिक रूप से आम व्यक्ति इतना प्रताड़ित हो चुका है कि उन्हें 1000 रुपये बहुत बड़ी रकम लगी, और उसी में महिलाओं का रुझान दिखा, जो कि आप इनकार नहीं कर सकते हैं। हर जगह जयराम महतो भाषण देने के लिए नहीं ना पहुंचा था। अगर हम हर जगह पहुंचते तो शायद मैया योजना की काट भी हो जाती। हम डुमरी में थे, हमने डुमरी में काट कर दिया। बाकी जहां जहां हम भाषण देने के लिए पहुंचे, मैंने उनके जो ये योजना, जो क्षण भंगुर की योजना थी और अर्थव्यवस्था को ले डूबने की जो योजना है, इसका मैंने काट किया। लेकिन बाकी जो हमारे प्रत्याशी रहे वो, या फिर बाकी जो विपक्ष के भी प्रत्याशी रहे, वो काट नहीं कर पाए। तो यही कारण रहा। और उसके बाद कहीं ना कहीं आज जो राज्य में एक समीकरण है कि देखिए, चुनाव अब मुद्दों पे नहीं होता है। कोई भी चुनाव, नेशनल का चुनाव रहे या स्टेट लेवल चुनाव है, अब एक चुनाव का मुद्दा होता है कि जो एनडीए है, एनडीए की ओपोनेंट एक जोरदार विचार आइडियोलॉजी है। एक एनडीए की आइडियोलॉजी है और एनडीए के जस्ट एक अपोजिट आइडियोलॉजी है। उसी के आधार पर ये चुनाव होता है। तो लिहाजा एक समीकरण है झारखंड में, एनडीए के ओपोनेंट में एक समीकरण है जो बहुत बड़ा माने वोट बैंक है। तो विकास और उन्नति वहां मायने नहीं है और मुद्दा मायने नहीं है, बस कि एनडीए को डिफीट कैसे होगा। तो ये भी एक चीज होता है। और एनडीए वालों को भी खामियां यही रही कि भाई आप मुद्दों पे बात नहीं करते हैं, मुद्दों को इग्नोर करते हैं। आपको लगता है कि हर जगह रिलीजियस इश्यूज को घुसा के चुनाव जीत जाएंगे। जो यही कारण रहा कि अब चुनाव पोलराइजेशन पे आधार पे होता है, चुनाव इक्वेशन के आधार पे होता है, चुनाव अब डेवलपमेंट के नाम पे नहीं हो रहा है। विधानसभा में एक सीट आपके पास, आगे का रणनीति क्या होगा? देखिए, हम तो विधानसभा में जब भी अवसर मिलेगा, ये तो खैर हमको लगता है झारखंड के इतिहास में पहला अवसर है कि एक सीट मेरे पास है, बाकी सीटें दोनों गठबंधन के पास है। कोई और तीसरी चौथी पार्टी वहाँ है नहीं। एनडीए इंडिया के पास जयराम महतो में बैठा है। तो जो भी राज्य के मुद्दे हैं, मैं उनके साथ मुखर होके उनकी मुद्दों को उठाने का काम करूंगा। चुनावी प्रचार में खास वर्ग के ऊपर आरोप लगता है कि आप खास वर्ग के साथ नहीं, देखिए आरोप लगा। देखिए ऐसे में तो आप मुख्यमंत्री को भी इलाके में आप नहीं, देखिए ऐसे में तो आप मुख्यमंत्री को आरोप लगाएगा। पलामू में काहे ना सीट लेके आ पाए, वहाँ शेड्यूल ट्राइब के लोग कम है, तो आप क्यों नहीं सीट लेके पाइए? तो ये आरोप तो सब पे लगेगा। ये आरोप तो बीजेपी पे लगेगा कि जहाँ बेसिक और बिजनेस क्लास के लोग नहीं है, जहाँ ग्रामीण सुदूर क्षेत्र आप वहाँ वोट लेके नहीं आ पा रहे हैं, हम पे यह आरोप क्यों लगेगा? ये आरोप तो कांग्रेस पे भी लगेगा, जहाँ माइनॉरिटी नहीं, आप वहाँ वोट लेके नहीं आ पा रहे हैं। एक नया लड़का आ रहा है तो आप चारों तरफ से आरोप लगा रहे हैं। जब मैं बताए ना
कि जिस दिन जेएमएम और कांग्रेस अलग हो जाएगी, बताइए कौन उनको वोट करेगा? बताइए उनको कौन वोट करेगा और क्यों वोट करेगा? एनडीए की बात है। देखिए, एनडीए के बारे में मेरा ये स्पष्ट कहना है कि एनडीए के पास भी जो वोट बैंक है, वो कहीं ना कहीं जो एक शहरीकरण का वोट उनके पास है, वो भी ग्राम में पूरी तरह पिट जाते हैं। और ग्रामीण में वो तभी फिट बैठते हैं जब एक कोई ध्रुवीकरण लेके आते हैं, कोई एक भय का माहौल वातावरण तैयार करके जब एनडीए गांव पहुंचती है, तभी उनको गांव में वोट मिल पाता है। तो ऐसा अगर बात किया जाए तो एनडीए भी किसी विशेष वर्ग के लिए काम करती है और जेएमएम भी और कांग्रेस भी है। पूर्ण बहुमत की सरकार है, सरकार को आप क्या मैसेज देना चाहिए? देखिए, सरकार को तो यही मैसेज देना चाहेंगे कि गरीब जनता के आवाज को सुनी जाए और जनता जनार्दन ने जो आपको जनादेश दिया है उसका सम्मान रखा जाए। और आगामी जो 5 साल होगा वो झारखंड में जो अपने वादे किए थे, चलिए पिछली सरकार में, हम तो चाहते हैं कि नया सरकार में हम क्या वादा किए उसको भूल जाइए। 2019 की गवर्नमेंट में हमने जो वादा किया है उन्हीं बातों को आप रिपीट कीजिए, उन्हीं बातों को दोहराइए। आप जीएम लैंड की रसीद कटवाइए, आप 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति बनाइए, आप 5 लाख युवाओं को रोजगार से जोड़िए, आप 30 करोड़ का ठेका एसटी एससी ओबीसी आरक्षण के साथ स्थानीय लोगों को देने का काम कीजिए। राज्य का विकास का एजेंडा आपके पास क्या है? देखिए, राज्य के विकास का एजेंडा है कि आपको करप्शन से मुक्त करना होगा। बिना करप्शन को मुक्त किए आप राज्य को डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं। आज हमारे पास गोपनीय सूचना है कि जो भी हमारे राज्य के बड़े पदाधिकारी हैं, उनका दिल्ली में उन गलियों में फ्लैट है जहां 15 करोड़ से स्टार्ट होता है। तो डेवलपमेंट का मतलब इकोनॉमी। अगर आपके पास आपकी जेब में पैसा नहीं है तो आप डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं। आपको अच्छा खाना चाहिए, अच्छा पानी चाहिए, बिजली चाहिए, सड़क की सुविधा चाहिए, यानी सारी चीजें इकोनॉमी पे है। और इकोनॉमी हमारी क्या होती है कि वो करप्शन की भेंट चढ़ चुकी है, वह नेताओं के आमदनी बन चुकी है, वो बड़े बड़े पदाधिकारियों की तिजोरी में समाहित हो चुकी है। तो करप्शन से अगर आप मुक्त कर पाते हैं, यदि आप ढंग से काम कर पाते हैं, तो बहुत सुंदर स्टेट है। निरंतर 3 साल में हमको लगता है लगभग आप 1 लाख नहीं, उतनी नहीं हुई। 50,000 हुई। नहीं, 50,000 भी बहुत ज्यादा है। अगर आप 3 साल की बात कीजिएगा तो हमको लगता है 5,000 सभा हुई है। हाँ, आराम से 5,000 सभा में आपका जो जब वीडियो पे लोग देखता है या टीवी पे देखता है, हम लोगों ने महसूस किया कि आक्रामक रूप से आप जवाब देते हैं, लेकिन जब आपसे नॉर्मली आदमी मिलता है तो लगता है कि जो मध्यम वर्गीय परिवार का एक लड़का होता है, आम जीवन जीने वाला लड़का होता है, उस टाइप का अपने गांव में घर में घूमते रहते हैं। गांव घर में जो मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि मैं बहुत सरल सीधा दिल का बहुत साफ लड़का हूँ। और मैं आपको अपनी छोटी सी घटना सुना रहा हूँ। लोहपिटी एक गांव है, चिरंजीत आचार्य करके नाम है, हमारे मित्र हैं। उनके गांव में एक फुटबॉल का टूर्नामेंट था, तो मैं उनके घर खाने के लिए गया। तो जब मैं खाने के लिए गया तो बहुत शर्मिला स्वभाव का था। उनके पिताजी जो भी बोलते थे, चाय पियोगे? नहीं नहीं। नाश्ता करोगे? नहीं नहीं। हर चीज को मतलब एक शर्मीले स्वभाव से टाल देते थे। तो उसके पिताजी बोले, यार तुम बड़ी इसकी नाम लेते हो और ये तो बिल्कुल भोला भाला एकदम सीधा लड़का है। तो बोला, पापा ये अगर आपको जानना है ये कितना आक्रामक है तो शाम को ग्राउंड आइएगा। तो ग्राउंड में मेरा जब स्पीच हुआ तो बोला, यार हमको नहीं मालूम था, ये बहुत बहुत खतरनाक है। तो मेरा वो व्यवहार है कि जब हम लोगों के बीच होते हैं तो बहुत शालीन किस्म से होते हैं, बहुत नॉर्मल होते हैं, लेकिन जब हम लोगों के बीच किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे आते हैं, जब अपनी बातों को रखते हैं, तो वहाँ आक्रामकता दिखती है। आपकी ताकत युवा है, आपका हिम्मत युवा है, आपका सोच भी युवा ही है शायद, मेरे ख्याल से। नहीं, बिल्कुल युवा ही सोच है। और बिल्कुल हमें तो अभी तक नहीं लग रहा है कि हम विधायक हैं। आगे के लिए आपकी क्या तैयारी है युवाओं की? देखिए, युवाओं को सबसे पहले रोजगार से जोड़ना मेरी तैयारी है। और उसके लिए मेरे विधानसभा के क्षेत्र में जितना भी यथासंभव हमको काम करना होगा उसके लिए हम करेंगे। छोटे उद्योग, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, हम लोग डेवलपमेंट के लिए बैठ के एक खाका तैयार करेंगे और उस पर हम लोग छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत सारे लोगों को आमंत्रित करेंगे और इस दिशा में हम लोग आगे बढ़ेंगे। गठबंधन के बारे में क्या कर रहे हैं? इंडिया और एनडीए के बारे में आपका क्या सोच? देखिए, अब तो 5 साल तो हमें मान के चलिए अपना सिंगल ही रहना होगा। फिर 5 साल जब जैसे समय बीतेगा हम लोग अपने आप को आकलन करेंगे कि हम लोग कितनी मजबूत हैं। उसके परिस्थितियों के अनुसार अब हम लोग तय करेंगे, क्योंकि हमें भी लगता है कि सिद्धांत एक अलग विषय है और सत्ता अलग विषय है। आप सिद्धांत से लोगों के लिए हीरो तो बन सकते हैं, लेकिन असल में अगर आपके पास सत्ता नहीं रहेगी तो आप अपनी जनता के लिए काम भी नहीं कर सकते हैं। और मैंने ये पूरा चुनाव सिद्धांत से ही लड़ा। ना मैंने हेलीकॉप्टर के ऑफर को ठुकराया, मैंने गठबंधन के ऑफर को ठुकराया, मैंने डिप्टी सीएम के पोस्ट तक को ठुकराया। मैंने पूरा चुनाव ही सिद्धांत से लड़ा। लेकिन अब ये जब समय बढ़ेगा तब मुझे आभास होगा, क्योंकि अभी भी मैं
एग्जैक्ट नहीं बोल पाऊंगा कि सिद्धांत इंपॉर्टेंट है कि सत्ता इंपॉर्टेंट है। जब 2 साल 2.5 साल बीतेगा, उस समय जब मेरा आप इंटरव्यू लेंगे, तब मैं आपको अपना स्पष्टीकरण दे पाऊंगा कि इंपॉर्टेंट सिद्धांत है कि सत्ता है। अगर व्यक्तिगत मेरी मानी जाए तो सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर जनता की मानी जाए तो सत्ता बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सब अपने निजी सिद्धांत से, जयराम महतो अपनी आइडियोलॉजी से जनता का भला नहीं कर सकता है। जनता का भला करने के लिए उसकी अपनी आइडियोलॉजी के साथ साथ कभी कभी कंप्रोमाइज करके आपको सत्ता में आना होगा। आपने कहा था विभिन्न भाषणों में हम आपके सुने हैं, और हमेशा आपके जो भी सभा हुआ है, हम तो बहुत करीब से 3-4 सभाओं में ही जा पाए, और पूरे भाषण को पूरा आपका हम सुने। आप जब निकल गए तब हम वहां सुनाते हैं। आपने कहा कि मेरा जो विधानसभा का विशेष हो, उस विशेष में क्या विशेष है? जैसे अभी आपके पास अपना विधानसभा डुमरी, उस डुमरी में विशेष क्या है? देखिए, सबसे विशेष चूंकि मेरा मानना है, जो आपने कहा कि डेवलपमेंट, और मैंने आपको कहा इकोनॉमी, मैंने आपको कहा पैसा, क्योंकि आज के दौर में पैसा सब कुछ है, क्योंकि आप किसी भी काम को बिना पैसा के कर नहीं पाएंगे। तो उसमें विशेष क्या होगा? पैसा यानी प्रॉपर्टी, पैसा यानी संपत्ति। और आज बिल गेट्स दुनिया के सबसे धनी आदमी, जब हम लोग पढ़ते थे, आज तो एलन मस्क आ गए हैं, उन्होंने अपने माइक्रोसॉफ्ट के शेयर को बेचकर 1000 वर्ग किलोमीटर जमीन खरीदा है, जो धनबाद जिला का आधा, यानी आधा धनबाद जिला उन्होंने जमीन खरीदा है। तो इसका मतलब है कि बिल गेट्स ने दुनिया को संदेश दिया है कि सबसे बड़ी पूंजी आपका जमीन का टुकड़ा है। तो उस दिशा में जयराम महतो एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी पहल करने जा रहा है अपनी विधानसभा के माध्यम से। मेरा जिला है धनबाद, जहां मेरा पैतृक आवास है, लेकिन मैंने जो चुनाव जीता है वो गिरिडीह और बोकारो में आता है। गिरिडीह में आते हैं डुमरी, और बोकारो में नावाडी और चंद्रपुरा। और मैं पूरे ऑन कैमरा और एक राज्य के सम्मानित पत्रकार दीपक कुमार पांडे जी के सामने ये स्टेटमेंट दे रहा हूं कि मैं धनबाद जिला का हूं, मैं बोकारो और गिरिडीह में 1 इंच जमीन खरीदने नहीं जा रहा हूं। क्योंकि मेरा मानना है कि आज गरीबी के कारण नेताओं की अमीरी है, मेरा मानना है गरीबी के कारण कॉर्पोरेट्स की गंदे तरीके से कमाई है, और मेरा मानना है गरीबी के कारण ब्यूरोक्रेट्स की लालची है। ऐसा तो नहीं कि हम धनबाद और बोकारो में नहीं लेंगे, उसका जाके हम रांची में ले लेंगे? नहीं, वहाँ मतलब उदाहरण वही है, धनबाद के बाहर नाम से कहीं भी जमीन नहीं है, बिल्कुल अपने नाम से अपने जिला के बाहर हम कहीं जमीन नहीं लेंगे, जो लेंगे अपने जिले में, धनबाद नहीं। और हाँ, और एक नियमित, ऐसा नहीं कि हम कहीं 50 एकड़ ले लिए। अगर कहीं मान के चलिए धनबाद की किसी कोने में लगा 2 डिसमिल का, कोई अगर ऐसा हुआ 2 डिसमिल, 5 डिसमिल, 10 डिसमिल, तो सोचा जाएगा। लेकिन आप कहेंगे कि 50 एकड़ 100 एकड़ एक साम्राज्य, तो आपको स्टेटमेंट देते हैं, नहीं लेंगे। एक लास्ट सवाल, और ये आपसे व्यक्तिगत जुड़ा हुआ सवाल है, और मीडिया आप ऑन कैमरा कहेंगे या नहीं कहेंगे ये आपके ऊपर निर्भर करता है, इसीलिए आप शादी कब करेंगे या शादी पे क्या विचार है? देखिए, कुल मिला के कि जब मनुष्य जीवन में आदमी आता है तो उसको फिर गृहस्थ जीवन में जाना पड़ता है। देखिए, शादी एक व्यक्तिगत इच्छा भी है, शादी एक व्यक्तिगत रंजाबंदी भी है, लेकिन मैं अपने आप को पा रहा हूँ कि मेरी जो व्यक्तिगत इच्छाएं हैं वो थोड़ा सा मतलब उसमें मैं देख पा रहा हूँ कि सामाजिक जो लोग हैं उसके प्रति मेरा झुकाव बहुत ज़्यादा है। आज मैं जब विधायक बन गया तो मेरे लोग बहुत खुश हैं, नाच गाना जुलूस हो रहा है, लेकिन मुझे जीतने के बाद जरा सा भी फीलिंग नहीं हुआ कि हम विधायक बन गए। अभी 29 साल की उम्र में झारखंड में सबसे चर्चित युवा विधायक, और इस बार सदन का सबसे यूथ विधायक हम ही रहेंगे, लेकिन एक जरा भी हमें कोई भाव मेरा बदला नहीं। तो इस लिहाज से जहाँ तक शादी का विषय आता है, अगर मेरी फैमिली की बात करें तो मेरे शादी के पक्षधर हैं, लेकिन मेरा मानना है कि थोड़ा सा देख लेंगे राज्य को, राज्य की परिस्थिति को देख लेंगे, फिर इस पर सोचा जाएगा। कुल मिलाकर देखा जाए कि जो जश्न अभी आप मना रहे हैं कि जनता के बीच जो जश्न हमको मिल रहा है, वो जश्न है कि बारात का जश्न। हाँ बिल्कुल, बारात से बढ़कर है, और बिल्कुल बारात में एक दूल्हा घोड़ा पे रहता है, लेकिन आपका हर कोई घोड़े पे बैठा है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि कल जैसे कि मेरा सोनापरी द्वारसैनी में गश्ती है, मेरा नहीं, हमको लगता है हजारों जनता का। तो शायद झारखंड की हिस्ट्री में पहला चुनाव है जहां नहीं होता कि कोई बीमार हो तो अपने देता भूता को याद करते हैं, शादी नहीं लग रहा तो देता भूता को याद करते हैं, बच्चा जन्म नहीं ले रहा तो देता भूता को याद करते हैं। इस चुनाव में जीतने के लिए हमको लगता है हजारों लोगों ने गश्ती किया है। तो ये एक ऐसा चुनाव है, लोगों का चुनाव है, और जीतने के बाद वे फील कर रहे हैं कि चुनाव को जनता ने जीता है, जयराम महतो ने नहीं।